हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, अंक 3 पाठ 1। अंक 3। कुछ और वर्षों के बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अव्यवस्थ अस्त व्यस्त है। जर्जर मतलब टूटा फूटा और अस्त व्यस्त मतलब इधर उधर बिखरा हुआ। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा हुआ है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बागछाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं, मतलब मिट गए हैं। स्वास्तिक के चिन्ह जो बने हुए थे वह मिट गए हैं। चूल्हे के पास केवल दो एक बर्तन है जिस पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका, कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं। रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी जीर्णता है। मतलब मल्लिका का रूप रंग सब कुछ बदल गया है। वह पहले से बहुत बदल गई है। वस्त्र फटे हैं और उसका रंग भी काला हो गया और आंखों के नीचे विचित्र भाव, मतलब उसका रंग रूप ही बदल गया है, जीर्ण हो गया है। जैसे उसके घर की जो स्थिति है टूटी फूटी, उसी तरह से उसका भी वह उसका व्यक्तित्व भी उसी तरह से जीर्ण हो गया है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहां अब कल तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं है, नहीं थी। सोचा जो हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता कि राज्य प्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उस लोगों ने ऐसा कर दिया है कि वहीं पैर टिकता नहीं है, टिकता ही नहीं। इस चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर में रहते बेघर हो रहा हूँ। न बाहर रहते बनता है न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है जहां रहकर एक पांव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टप्रद स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ, मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाए? मातुल न देवी है, न देवता, न पंडित है, न राजा है। तो फिर क्या कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं। लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत हैं। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का है, का ही है, या चिकने पत्थर का हो गया, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है और न ही मुझे भ्रम होता है कि आगे चल रहा हूं या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, वस्त्र सूखने के लिए आग जला दूं? मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने पर से घर की अवस्था ही नहीं रही, घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुमसे तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उसके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल,
और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है। आग जला दूं? मातुल, नहीं। बरसात थम रही है। बैसाखी लिए हुए झरोखे के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदें हैं, किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धराशाह बरसने लगा तो बस। धराशाह मतलब जोरदार बारिश होने लगी तो बस। झरोखे से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं हर समय घर में रहती हूँ। कहीं का समाचार, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा न हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। और यह भी संभव है कि जो हो वह न हो। मल्लिका अप्रतिभ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक कह रहा था, आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही अप्रतिभ सी आसन पर बैठ जाती है। और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजनीति में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धूरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है। हृदय से लगा ले, वक्ष मतलब हृदय से लगा लेती है। मल्लिका, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मल्लिका, मातुल, सॉरी मातुल, तुमने मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा हूँ। यह तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठ जाती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासनभार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, मतलब तुम मेरे पास आए नहीं वो शुभकामनाओं को लेने के लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती, लेकिन तुमने प्रत्यक्ष शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रहण ग्रंथ को हाथ में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुमसे अपने से दूर नहीं होने दिया। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियां हैं। ग्रंथ को घुटनों पर रख देती है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे? ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन में तटस्थ हो सकते हो, परंतु परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है? क्या से क्या हुई हूँ? उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो? पहचान सकते हो? यह मल्लिका है, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते हैं, उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के
सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगनाओं का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। कुहनिया आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। मल्लिका खुद से ही बातें कर रही है। यह नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है। अंतर्मुख मतलब अपने खुद से ही बातें कर रही है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। तो यहीं पर पार्ट 1 को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।